सो हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरे लेटेस्ट के जितने वीडियोस के कमेंट सेक्शन थे, जो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम थे, वो सब मुझे कह रहे थे कि नीट 2024 के लिए मतलब जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बेस्ट टाइम टेबल, एक स्ट्रेटेजी वीडियो रिलीज़ कर दूँ जिसमें आपका सब कुछ कंपाइल हो जाएगा कि आपको कब कितनी टेस्ट सीरीज देखनी है, आपको कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए या कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए एंड एवरीथिंग मैंने इसमें कंपाइल करने की कोशिश की है। सो आई होप अगर अभी वीडियो एंड तक देखेंगे तो ऑल द नीट 2024 एस्पिरेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये होगा आप लोगों के लिए। कौन से डूज एंड डोंट्स है जो आपको 11th स्टैंडर्ड में करके कंप्लीट कर देना है, 12th के लिए आपको कुछ नहीं रखना क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बर्डन महसूस होने वाला है 12th में। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, करंटली परसुइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम जीएमसी वडोदरा अंडर द एमएस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव क्लियर्ड माय नीट 21 विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 639 मार्क्स। सो इफ यू टॉक अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अच्छे से फरवरी के एंड तक। इसमें आपको बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज नहीं देनी। और सिलेबस कंप्लीशन का मतलब क्या आता है, आपको स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अच्छे से नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स भी बनाने हैं और उसमें उसी नोट्स में वो पॉइंट भी सब इंक्लूडेड होने चाहिए जो आप लेक्चर्स अटेंड करके वो नोट्स बना रहे हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, बायोलॉजी के लिए आप नहीं बना रहे तो इट्स ओके, लेकिन आपको अपनी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। तो आफ्टर मेकिंग द नोट्स इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू नीड टू सॉल्व मिनिमम 100 to 120 क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ताकि उसके कंसेप्ट आप अच्छे से अप्लाई करो और आपको जो चैप्टर आपने समझा है वो आपके दिमाग में रिटेन रहे। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में आपको उनके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, उनके सॉल्व एग्जाम्पल, उनके इंटेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के उतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने फिजिक्स के होते हैं। तो आपको केमिस्ट्री की एक्सरसाइज, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा केमिस्ट्री के लिए तो वैल्यूएबल। मैंने आपको कितने अपने वीडियोस में बताया कि नीट केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्पेसिफिकली एग्जाम्पलर से बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बिना वैल्यू चेंज किए एज इट इज आ जाते हैं। तो एग्जाम्पलर भी बहुत जरूरी है। और अगर आपका इस सब टाइम से पहले हो गया तो मिनिमम इनमें से कुछ चीजें आप एक दो बार रिपीट कर लीजिए, जैसे एक्सरसाइज हुआ, एग्जाम्पलर हुआ, ताकि जो कंसेप्ट आपने अप्लाई किए वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो बाय द एंड ऑफ द फरवरी ऐसे आपके सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो 11th स्टैंडर्ड के वो चैप्टर्स जिनकी आपको सिर्फ एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं रीड करनी, उनका एक्चुअल डेप्थनेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप उन चैप्टरों की जो मैं नाम लेने वाला हूँ उनके आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मे बी ऐसा आपको थोड़ी समझ आ जाए, आप उसको रट भी लोगे ताकि आप एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लो। लेकिन रियल में बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन उनमें से बन सकते हैं जो कि नीट वाले, एनटी वाले बनाते भी हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इनके प्लीज़ बिना लेक्चर देखे आप ऐसे एनसीईआरटी मत रीड करिए। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी में अगर मैं बताऊँ 11th स्टैंडर्ड में, तो प्लांट फिजिक्स की पूरी यूनिट एनसीईआरटी में बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन रियल में अगर आप कोई अच्छा लेक्चर देखने के बाद अगर आप वही एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे से वो एनसीईआरटी लिखी हुई है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लोग जनरली रट लेते हैं सीक्वेंस में, लेकिन प्लीज अगर आप यही लेक्चर समझ के करेंगे तो आपको और बेनिफिट महसूस होगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाएंगे इन चीजों को। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका जो लास्ट चैप्टर है जिसमें ह्यूमन हार्मोन्स है, उसमें हर एक हार्मोन की एक एक लाइन में 3-3, 4-4 फंक्शन एनसीईआरटी से फटाफट लिख दिया है। आप सबको रटने बैठेंगे आपको कभी नहीं रटाएगा, इसलिए कह रहा हूं उस चैप्टर का अगर लेक्चर देखेंगे तब आपको सारे हार्मोन्स के सारे फंक्शन क्यों कैसे होते हैं आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका जैसे एक्सक्रीशन में काउंटर करंट मैकेनिज्म हुआ, उसको ऐसा मत रटो, ऐसे डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड करने जाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सेम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी हुई, आपका नर्वस सिस्टम में कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स हुआ। ऑल्सो लास्टली चैप्टर्स लाइक प्लांट किंगडम जो कि आपको रटने वाले लगते हैं, लेकिन अगर आप एक बार लेक्चर देख के वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसान होगा। और आप लेक्चर्स कहीं से भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको वाईटी चैनल से रिकमेंड किए हैं वो सारे, इनमें से कोई भी आप देख लेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। इन केमिस्ट्री इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, तो अगेन केमिस्ट्री में भी लोगों को लगता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बहुत ही रटने वाला चैप्टर है, प्लीज उनके लेक्चर अटेंड करिए। जितने भी आपके बेसिक चैप्टर है, मोल कंसेप्ट आधे बच्चों को अभी भी अच्छे से नहीं आता। मैंने जो पेज सीरीज के लेक्चर रिकमेंड किए थे आप वो देख सकते हैं यूट्यूब पे। मोल कंसेप्ट हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, पीरियोडिसिटी हुआ। अगर ये आपके बेस अभी भी क्लियर नहीं तो आपका पूरा 11th जो केमिस्ट्री में बिगड़ा है ये बिगड़ा है, 12th भी आपका पूरा बिगड़ा, क्योंकि आगे तो डी एन एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक का आधा वो सब तो बाप है 11th स्टैंडर्ड का। उसके बाद फिजिकल चैप्टर, वो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर जिनकी एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट है 11th स्टैंडर्ड के, वो है थर्मोडायनेमिक, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि बहुत ज्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं। उनमें से स्टेट्स ऑफ मैटर के एंडिंग का जो पूरा पार्ट है, जितनी भी थियरीज दी हुई है वो आपको सारी अच्छे से आनी चाहिए। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का तो पूरा आपका बैकबोन है, जिसके बिना लेक्चर देखे आप 12th के ऑर्गेनिक पे जा ही नहीं सकते। हाइड्रोकार्बन में अभी आप ऐसे रटने जाएंगे तो आराम से रट सकते हैं, ये रिएक्शन में ये कैटेलिस्ट है, ये रिएक्शन का ये नाम है, लेकिन वही अगर आप लेक्चर अटेंड कर लेंगे तब आपको पता चलेगा हम ये रिएजेंट ही क्यों यूज करते हैं, हम ये कैटेलिस्ट ही क्यों यूज करते हैं पर्टिकुलर्स के लिए। और उसके बाद आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं, बार बार रिविजन करने की जरूरत नहीं। तो ये सारे चैप्टर की बिना वीडियोस देखे आप आगे मत बढ़िएगा। एंड फिजिक्स में तो एज यूजुअल आपको सब चैप्टर के अच्छे से लेक्चर्स बिना देखे
देखे बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। ओके, तो अब आ जाते हैं 12th स्टैंडर्ड पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई नीट 2023 स्ट्रेटेजी वीडियो कि आपका 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनका दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सिलेबस कंप्लीट करने के क्या स्टेप्स है वो मैंने अभी अपने 11th स्टैंडर्ड के वाले जो वीडियोज़ है उसमें भी बता चुका हूँ और अभी जस्ट मैंने बताए हैं। एंड आपका दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आपको 11th रिवाइज करना है ये पूरे टाइम स्पेन में, तो आप वीकेंड्स पे, हॉलीडेज पे या जितने भी वैकेशंस पढ़ रहे हैं उन सब में 11th रिवाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज ली है, मतलब उनके टेस्ट सीरीज में सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर आते हैं, तो उनको 11th अपना ऐसे ऐसे टाइम पे रिवाइज करना पड़ेगा। इन केस आपने एक ऐसी टेस्ट सीरीज ले ली है जिसमें 11th और 12th के मिक्स चैप्टर्स आते हैं, तब आपको वीकेंड्स और हॉलीडेज पे 11th रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने वो टेस्ट सीरीज के प्रिपरेशन के वक्त आपका 11th रिवाइज हो जाएगा। बट पॉइंट रखने वाली बात यह है कि जब आप 11th का रिवाइज कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको 11th में सिर्फ 20% टाइम देना है। आपको अपने सारे एफर्ट्स, जितने भी फॉर्मुला शीट्स, जितने भी नोट्स, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग, जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो सब अपनी 11th में करके रख दो। 12th स्टैंडर्ड में आप पहुंच के इक्वली टाइम दोगे 11th और 12th को, तो बहुत ज़्यादा गलत होगा आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए। आपको क्योंकि ऑलरेडी आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ 1 साल मिल रहा है, उसमें भी आपको उस साल बोर्ड्स भी देने, और 12th का कहीं ना कहीं वेटेज भी नीट में 11th स्टैंडर्ड से स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए आपको 12th स्टैंडर्ड को तो बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो 12th में घुसने के बाद 11th को बहुत ज्यादा टाइम मत देना, बस रिवीजन करने का टाइम निकाल सको उतना आपको टाइम देना है। अब हम बात कर लें कि आपको कौन से टाइप ऑफ टेस्ट आपको यूज करना है अपने पूरी 11th और 12th की प्रिपरेशन में। तो स्पेसिफिकली लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, अच्छा है, लो, बट फॉर मी आई यूजली पर्सनली रिकमेंड कि आपको एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए, एक ऐसी ऑफलाइन बुक होनी चाहिए जहां से आप टेस्ट सीरीज दे सको। इनकेस आपके पास कोई सोर्स नहीं है और Amazon, फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि आपको क्या लेना चाहिए, तो यू कैन गो विद NTA NEET 101 स्पीड टेस्ट। आप देख सकते हैं 101 इसका ऐसे ही नाम नहीं है, यहाँ पे आपको 101 टेस्ट सीरीज एक्चुअली में मिलने वाली है इसलिए। और जैसा मैंने आपको बताया, आप इंडिविजुअली सब चैप्टर प्रिपेयर करते ही जाएंगे, तो एक एक चैप्टर का प्रिपेयर करने के बाद आपको टेस्ट देने का मन करेगा। सो दिस बुक कंटेन चैप्टर वाइज टेस्ट, फिजिक्स के एक एक चैप्टर, केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर, बायोलॉजी के एक चैप्टर के यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। और टेस्ट सीरीज में नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही है जितने आपके नीट में होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया, तो फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन इन सेक्शन ए एंड 15 क्वेश्चन इन सेक्शन बी मिल जाएंगे, और डिफिकल्टी लेवल भी वही है जैसे नीट की होती है। उसके बाद ऐसे अगर आपने अपने करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और अब आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, तो दिस बुक कंटेन्स सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज एज वेल। और अगर आपने सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर लिया है तो दिस बुक कंटेन्स फुल मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो ऐसे आपका पूरा कंप्लीट एक आपके पास एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर होनी चाहिए अपने नीट प्रेप के लिए, ऐसी बुक है ताकि आपकी नीट प्रेप एक बहुत अच्छे से चलती रहे। उसके साथ साथ अगर मैं इस टेस्ट सीरीज के टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, अगर आप लोगों को डाउट है कैसे क्वेश्चन होंगे पर्सनली, तो अगेन 100% NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हुए हैं, जैसे नीट में होता है कि कैसे पुराने साल के क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाते हैं, तो इसमें वैसे ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पलर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। और मैं वैसी टेस्ट सीरीज रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि मैं एज अ नीट एस्पिरेंट समझ सकता हूं कि जैसा नीट का पेपर आने वाला है, अगर हम वैसी टेस्ट सीरीज देंगे तभी हमारा अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है। और ये सारे जितने भी मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट बताए, जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बताए, जितने भी मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए, इन सब के प्रॉपर्ली हिंट सोल्यूशन दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन के आपके सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है कि इसका ठीक है मैं इसे रट लेते हैं, सबके प्रॉपर्ली डिटेल सोल्यूशन दिए हुए हैं। सो अगेन दिस शुड बी द बुक। अगर आप ऐसी बुक यूज करोगे तभी आप नीट के रेस में बहुत आगे रहोगे। फटाफट जो चैप्टर सीख रहे हो उसको तुरंत अप्लाई करो, तुरंत टेस्ट दो, तुरंत अपना स्कोर डालो। और यहाँ पे OMR भरने की भी स्पेस इस बुक में प्रोवाइड की गई हुई है ऑलरेडी। सो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस बुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इन द पिन कमेंट बॉक्स, आप जाइए इस बुक को ऑर्डर करिए और अपनी प्रिपरेशन बहुत फास्ट पेसली बढ़ाइए। ओके, सो आफ्टर द टाइप ऑफ द टेस्ट दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेटेस्ट, नाउ इट्स टाइम फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट दैट यू शुड गिव। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट फॉर ऑल द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट शुड बी 2 times अ मंथ, जहां पे आप 15 डेज पे एक टेस्ट दे सकते हो। आपकी प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स आपको चैप्टर वाइज टेस्ट ही देने हैं, पूरा फुल मॉक टेस्ट आपको नहीं देना। आप जो 15 दिन वो चैप्टर की प्रिपरेशन करोगे उसी का आप टेस्ट दो। अगेन ये सब के साथ आपको स्टार्टिंग से मिस्टेक नोटबुक बना के रखनी, ताकि आपको रियलाइज हो कि अभी आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। 12th में पहुंचो, जब 12th आपका एंड हो रहा है तब आपकी वो मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं, आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। और आप जब गलतियां बनाओगे, मिस्टेक नोटबुक बनाओगे, तभी वो गलतियां इंप्रूव होगी। तो आपको 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ आपकी 2 times रखनी है मंथ में एक मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन भी की जा सकती है। एंड देन व्हेन यू रीच इन योर 12th स्टैंडर्ड, सो अगेन इन द टाइम स्पेन ऑफ अप्रैल और मे, व्हेनेवर योर 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट्स टू द दिसंबर, अगेन योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट शुड बी 2 times अ मंथ, क्योंकि अभी आपका प्रिपरेशन टाइम चल रहा है। 12th आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ डाउट आएंगे, आप फॉर्मूला नोट्स
नोट्स बनाओगे, आप एनसीईआरटी रीडिंग एक्सटेंसिवली करोगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज अभी आपको नहीं देनी है। आपको अभी सिर्फ 2 टाइम्स अ मंथ आपका टेस्ट सीरीज इनफ रहेगा, और उसके साथ साथ आपको मिस्टेक नोटबुक भी मेंटेन करनी है। देन इन द दिसंबर व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग योर होल सिलेबस ऑफ जनवरी से लेके मई तक के पास आपका 5 महीने सिर्फ आपको 11th-12th रिवाइज करना रहेगा। देन फ्रॉम जनवरी टू द मिड ऑफ द मार्च और एंड ऑफ द मार्च यू नीड टू गिव एवरी वीक टेस्ट। आपको हर वीक टेस्ट देना पड़ेगा, प्रोबेबली संडे में जैसे आपका नीट होने वाला है, तो इससे आप हर मंथ 5 से 6 टेस्ट सीरीज दे दोगे। एंड उसके बाद आपका मिड मार्च से लेके मई तक अप्रोक्सीमेटली 1.5 आपको हर वीक 2-2 टेस्ट देने हैं। तो इसके साथ साथ आप जनवरी से लेकर अपने नीट वाले दिन तक आप ऑलमोस्ट 50 टेस्ट दे चुके होगे। 50 टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ साथ आपने 11th-12th में हर मंथ में 2 टेस्ट तो दिए ही थे। तो इसके साथ साथ आपकी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी एकदम आइडियल है जो एक नीट एस्पिरेंट की होनी चाहिए। एंड गेस व्हाट, ये सारे टेस्ट की आपकी मिस्टेक नोटबुक आपने बना के रखी थी, आपने अपनी सारी वीकनेस एक नोटबुक में लिख के रखी थी, और आपको नीट के 1-2 दिन पहले उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। और ऑफकोर्स आपने इतना अच्छे से पढ़ा कि आपका सारा कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा ही। तो आफ्टर ऑल दिस इट विल बी वेरी आइडियल कि आपका जो भी ड्रीम मार्क्स आप आराम से अपने नीट में स्कोर कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो दैट आई वांटेड टू मेक, जहां से आपका सिलेबस कंप्लीशन, आपका टेस्ट सीरीज, आपकी गलतियां, आपको किसके नोट्स बनाने किसके नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू विल अप्लाई ऑल दिस शेड्यूल टू योर नीट 2024 टाइम टेबल, एंड होप you get the success as soon as possible. So we'll meet in the next video. Till then, take care and bye bye.